नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। 26 से 29 की ओर नरेंद्र मोदी की विजय यात्रा बंगाल से आगे बढ़ चुकी है। शुभेंदु अधिकारी को बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर अमित शाह कर्नाटक पहुंच चुके हैं और नरेंद्र मोदी कल गुजरात जा रहे हैं। मोदी ने देश की राजनीति में सनातन का ऐसा जोड़ लगाया है जो विरोधियों के टूटे नहीं टूट रहा। राहुल गांधी अपना ही अलायंस तोड़ रहे हैं और मोदी शाह बीजेपी का विजय रथ 29 की तरफ तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया है। सेना निकल पड़ी है। पूरा भारत एक करना है। हर कोने में भगवा लहराना है। भारत के नक्शे में दक्षिण के 4 राज्य और उत्तर के 3 राज्यों को छोड़ दीजिए तो बाकी पूरा भारत भगवा के रंग में रंगा हुआ है। नरेंद्र मोदी एक एक करके सभी जगह केसरिया ध्वज लहराते जा रहे हैं। आज बंगाल भी सनातन की छतरी के नीचे आ गया। जिस बंगाल में अब तक कभी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना था, वहां भी अब भगवा उठाने वाला मुख्यमंत्री है। नरेंद्र मोदी सबसे पॉपुलर हैं, सबसे अधिक चुनाव जीतने वाले प्रधानमंत्री, इसमें तो कोई शक नहीं है। मोदी की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि प्रधानमंत्री ने यह सब अर्जित किया है। मोदी को विरासत में सत्ता नहीं मिली है। मोदी ने इसे अपनी मेहनत से हासिल किया है, इसीलिए वो इसका मोल दूसरे किसी नेता से ज्यादा समझते हैं। इसे बनाए रखने के लिए मोदी दिन रात 365 दिन और दिन के 24 घंटे लगातार काम करते हैं। 5 राज्यों का इलेक्शन रिजल्ट क्लियर होते ही अमित शाह पहले बिहार गए। बिहार में सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार कराया। फिर अमित शाह बंगाल पहुंचे। कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा करके अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी विधायक दल का नेता बनवाया। और आज अमित शाह ने अपनी निगरानी में शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण करवा दिया। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड के शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद अमित शाह दिल्ली नहीं लौटे। अमित शाह वहीं से कर्नाटक रवाना हो गए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की पब्लिक लाइफ के 50 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर बीजेपी ने कर्नाटक में बड़ा प्रोग्राम किया। चित्रदुर्ग में येदियुरप्पा के अभिमानोत्सव के लिए 112 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा स्टेज बनाया गया, जहां अमित शाह ने येदियुरप्पा का अभिनंदन किया। भाई क्या हो गया आप लोगों की आवाज को? बंगाल में हमारी विचारधारा का इतना प्रचंड विजय हुआ है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ और मेरे साथ मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कर्नाटक में 2028 में चुनाव है। वहां बीजेपी के सामने कांग्रेस है। 2 साल बाद होने वाले कर्नाटक चुनाव के लिए अमित शाह ने अभी से मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। राजनीति में 2 प्रकार के नेता होते हैं। एक नेता होता है जो रास्ता बना है वो रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल पूरी करे, और जो दूसरा नेता होता है जो कुछ कर जाते हैं, वो होते हैं कि अपना रास्ता खुद बनाकर दूसरों के लिए रास्ता बनाने का काम करे। श्री येदियुरप्पा का जीवन इसी प्रकार का जीवन।
बंगाल में वोट की गिनती से 2 दिन पहले बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने येदियुरप्पा से मुलाकात करके नया रास्ता खोला था। अमित शाह उस रास्ते को हाईवे बनाने के लिए कर्नाटक पहुंचे हैं। कांग्रेस को अहंकार हो रहा है कि उसने बीजेपी को दक्षिण से निकाल दिया। लोगों का इरादा है भाई किसी हाल हैदराबाद शहर को आज हासिल करने का, तो हम लोग केरला में रोक दिए, हम लोग तमिलनाडु में रोक दिए, हम लोग तेलंगाना में रोक दिए, हम लोग कर्नाटक में रोक दिए, साउथ इंडिया में कहीं पर भी नहीं आने दिए। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नाम पर मुकोटा डाल के आंध्र प्रदेश में वो लोग आ गए, मगर तेलंगाना में कभी भी ऐसे नहीं होने देना है। हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर ऐसे कामों को रोकने का बहुत जरूरत है। वो काम रोकने के लिए मैं सबसे आगे खड़े रहूंगा। आप लोगों का दुआ बहुत जरूरत है। गोल टोपी पहनकर रेवंत रेड्डी वही गलती कर रहे हैं जो ममता बनर्जी ने बंगाल में किया था। ममता बनर्जी 10 दिन पहले तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करती थी। आज ममता खुद को निरीह और लाचार दिखाने की पॉलिटिक्स कर रही हैं। वो कमजोर दिखकर बंगालियों की सहानुभूति बटोरना चाहती हैं, लेकिन ममता के हाथ से बाजी निकल चुकी है। ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। अगले 5 साल के लिए बंगाल का राजपाट शुभेंदु अधिकारी के हाथ में जा चुका है। ममता के सताए शुभेंदु अब दीदी से कोई ममता नहीं दिखा रहे हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण मंच पर नरेंद्र मोदी ने एनडीए की ताकत दिखाई। 20 मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनडीए के तमाम बड़े नेता ब्रिगेड ग्राउंड में इकट्ठा हुए। ये मोदी की फोर्स है। ये बटालियन इतनी बड़ी हो चुकी है कि एक साथ बंगाल में भी लड़ लेती है, केरल और तमिलनाडु में भी लड़ लेती है, कर्नाटक में भी अभियान शुरू कर देती है और पंजाब का प्रोजेक्ट भी शुरू कर देती है। नरेंद्र मोदी खुद गुजरात निकल रहे हैं। गुजरात के सोमनाथ में हिंदुत्व का मेगा शो होने वाला है। चार महीने पहले इसी सोमनाथ मंदिर से मोदी ने सनातन स्वाभिमान पर्व शुरू किया था। गर्व है, गरिमा है। 11 मई 1951 में सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। 11 मई 2026 को उस ऐतिहासिक घड़ी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर मोदी यहां प्राण प्रतिष्ठा का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश के अविनाशी और शाश्वत परंपरा के जो प्रतीक हैं उनके प्रति अपनी भावनाओं को कभी छुपाते नहीं, और इसीलिए हमने पिछले 1 दशक में देखा है कि विरासत भी और विकास भी के मंत्र को अपनाते हुए उनकी सरकार ने काशी से लेकर सोमनाथ, अयोध्या से लेकर उज्जैन, कामाख्या से लेकर के केदारनाथ, जितने भी हमारे इन भारतीय परंपराओं के, धार्मिक परंपराओं के, शाश्वत परंपराओं के जो ये प्रतीक हैं, इनको डेवलप करने में, आधुनिक सुविधाओं से लैस करने में लगातार प्रयास किए हैं। और इसी श्रृंखला में जो सोमनाथ का मंदिर है उसको वो सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं हमारी अविनाशी और शाश्वत परंपरा का, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार वो इसके विकास में भी जुटे हुए हैं। और जिस प्रकार से हमने देखा कि सोमनाथ पर आक्रमण के 1000 साल पूरा होने पर उन्होंने अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की जो है शुरुआत की, और अब वो इस भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे होने पर उसके अमृत महोत्सव में शामिल होने आ रहे हैं।
गुजरात में 1.5 साल बाद यानी 2027 के अंत तक चुनाव होने वाले हैं। मोदी का सोमनाथ प्रोजेक्ट 27 से आगे का है। सोमनाथ ने समय की धरा को मोड़कर दिखाया है। सोमनाथ का 1000 साल का इतिहास हिंदू सामर्थ्य, हिंदू शक्ति का और हिंदू संस्कृति की समृद्धि का इतिहास है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 75 साल पहले देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से रोकने का प्रयास किया था। सोमनाथ तक दुनिया भर की प्रसिद्ध नदियों का जल न पहुंचे, इसके लिए नेहरू ने भारतीय उच्चायुक्तों और भारतीय राजदूतों को चिट्ठी लिखी थी। मुस्लिम लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर में धूमधाम से पूजा शुरू होने के विरुद्ध 17 चिट्ठियां लिखी। इतना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले गजनी के महमूद गजनवी को सिर्फ लुटेरा कहा था। गजनवी ने सोमनाथ में हजारों हिंदुओं का कत्ल किया था और सोमनाथ के पवित्र शिवलिंग को नष्ट कर दिया था। यह बात नेहरू ने नहीं बताई। 100 आक्रमणों और 100 पुनर्निर्माण के चिन्ह अपने अंदर समाये हुए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का यह प्रतीक आजादी के बाद भी विरोधों से रहित नहीं रहा। स्वयं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे हिंदू पुनरुत्थानवाद के प्रतीक के तौर पर देखते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो नहीं चाहते कि ये एक अच्छा विचार होगा कि वो इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हों, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चूंकि इसे एक सामाजिक पुनरुत्थान के प्रतीक के तौर पर देखते थे, हमारी राष्ट्रीय परंपरा और हमारे राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक के तौर पर देखते थे, इसीलिए वो इसमें शामिल हुए और उन्होंने इसको एक जो इसका सम्मान मिलना चाहिए था वो इसे प्रदान किया। लेकिन नेहरू तब भी नाराज थे और उन्होंने बाद में लिखा भी कि आपके इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने से विश्व भर में भारत की छवि जो है वो खराब हुई है। और शायद यही वजह थी कि फिर उसके बाद बरसों तक ये इसी तरह इग्नोर होता रहा, लेकिन इसे दोबारा इसका जो सम्मान है वो मिला 2001 में, जब अब प्रधानमंत्री जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 31 अक्टूबर 2001 को सरदार पटेल की 125वीं जयंती पर उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का जो स्वर्ण जयंती महोत्सव है वो यहाँ पे मनाया और तभी से इस मंदिर का एक ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू हुआ। सोमनाथ का यह प्रसिद्ध मंदिर नरेंद्र मोदी के नेशनल आइडल सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी विरासत है। 13 नवंबर 1947 को जिस दिन जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हुआ, उसी दिन पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। इस नजरिए से देखें तो सोमनाथ मोदी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का संगम है। बीजेपी के सामने पंजाब का चुनाव भी है, वहां ईडी का एक्शन शुरू हो चुका है। भ्रष्ट नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। यूपी में भी अगले साल इलेक्शन है, वहां योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। बीजेपी एक साथ इतने मोर्चे पर काम कर रही है। सवाल है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? तो राहुल गांधी धमकियां दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का। लाखों नाम काट देते हैं, लाखों नए नाम जोड़ देते हैं। इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है और ये सोचते हैं कि इनका राज अब रुक नहीं सकता। मगर टाइम आने वाला है इनका, आप देख लेना। बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। और हमारे जो बब्बर शेर यहां पे आए हुए हैं, आप याद रखो, आप किसी से डरते नहीं हो। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को
कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण होता है संख्या बल। संख्या बल यानी नंबर। मोदी के पास नंबर है, राहुल के पास नंबर नहीं है। राहुल का नंबर आता हुआ दिख भी नहीं रहा है। जैसे तैसे करके राहुल की पार्टी ने एक केरल का चुनाव जीता है, लेकिन केरल में भी झगड़ा चल रहा है। वहां अब तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। तमिलनाडु की गांठ भी सुलझ चुकी है। विजय दलपति के पास सरकार बनाने के नंबर आ चुके हैं, मगर केरल में कांग्रेस की गांठ अभी भी उलझी हुई दिख रही है। केरल में मुख्यमंत्री पद के 3 दावेदार हैं। केसी वेणुगोपाल यानी कांग्रेस के संगठन महासचिव राहुल गांधी के करीबी हैं। उनका नाम रेस में सबसे आगे है। पिछले 10 साल से केरल कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे वीडी सतीशन खुद को स्वाभाविक दावेदार मान रहे हैं। इसके अलावा सीनियर लीडर रमेश चेन्नीथला भी हैं, जो 6 बार एमपी, 6 बार एमएलए का चुनाव जीत चुके हैं। केरल में सीएम के नाम का ऐलान करने में देरी करके राहुल खुद अपनी पार्टी में गुटबाजी बढ़ा रहे हैं। In Delhi, BJP has taken 50 days to announce the chief minister. So we will not take 50 days. The High Command will decide according to their convenience. राहुल केरल में वही गलती कर रहे हैं जो गलती उन्होंने मध्य प्रदेश में की थी। राहुल ये भूल जाते हैं कि बीजेपी ऐसी प्रतिद्वंदी पार्टी है जो मौका नहीं छोड़ती। राहुल उसे मौके पर मौके दिए जाते हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपनी हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी मतदाता सूची, कभी एसआईआर, ये सब कीचड़ उछाड़ने का प्रयास कर रहा है। मगर मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहने आया हूं कि हम तो 14 से आए हैं। हम तो 2014 से शासन में आए हैं। तमिलनाडु में 1967 से आपका कोई सीएम नहीं बन पाया। ये सभी वोट चोरी थी क्या? पश्चिम बंगाल में 49 साल से आपका सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? सिक्किम में 82 साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है। बिहार में 36 साल से नहीं बना है। गुजरात में 30 साल से नहीं बना है। ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है। नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है। महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं भाई। आज सारे इंडिया अलायंस के सदस्य बने। राहुल गांधी अपने अलायंस को भी नहीं संभाल पा रहे। यूपी में संजय निषाद की पार्टी एनडीए की एक छोटी सहयोगी पार्टी है। संजय निषाद थोड़े नाराज बताए जा रहे थे। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में नरेंद्र मोदी ने संजय निषाद से 2 सेकंड की बात करके उनकी नाराजगी दूर कर दी। इसी बीच राहुल गांधी ने डीएमके जैसा अहम पार्टनर खो दिया। डीएमके ने लोकसभा स्पीकर को कांग्रेस सांसदों से अलग बैठने के लिए चिट्ठी सौंप दी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी से नाराज हैं। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव राहुल गांधी से खुश नहीं हैं। बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी से नाराज हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कांग्रेस से खींचे से हैं। दरअसल राहुल अपनी डफली, अपना राग खुद ही बजाते रहते हैं। इंडिया अलायंस के पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के बारे में भी राहुल किसी से डिस्कस नहीं करते। चुनाव कैसे लड़ना है, इसकी चर्चा राहुल कांग्रेस के अंदर भी नहीं करते। अलायंस पार्टनर की तो बात ही छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव भी कांग्रेस पर निशाना लगाने लगे हैं। ममता और स्टालिन के साथ कांग्रेस के सलूक को देखने के बाद अखिलेश यादव इन दोनों नेताओं से मिले, उनको अपना समर्थन दिया और एक्स पर लिखा, हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। अखिलेश यादव ने कांग्रेस या राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन व्यंग कांग्रेस पर ही किया। 27 में यूपी में चुनाव है। अखिलेश अपनी गोटी अलग सेट करने में लगे हुए हैं। आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी और महाराणा प्रताप जी की जयंती पर 2 दिन का अवकाश घोषित किया जाएगा और इनके साथ साथ लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह
गोमती रिवर फ्रंट, जो देश का आज का सबसे शानदार रिवर फ्रंट है, महाराणा प्रताप जी की भी भव्य और बहुत सुंदर प्रतिमा, जिसमें चेतक भी होगा और भाला सोने का होगा, उसको सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे।